हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। इसका नाम है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अगर हम बात करें तो H2PDC बहुत ही फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके लिए पॉल सेबेटियर एक साइंटिस्ट हैं जिसको 1912 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर कौन कौन से जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो यूज़ किए जाते हैं और उनके क्या क्या काम हैं, किन किन फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, किन किन को वो छोड़ देते हैं, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम H2PDC से। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ PD जो है पैलेडियम कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर फंक्शनल ग्रुप को एड्जॉर्ब कराया जाता है, पुराने जो बॉन्ड होते हैं उन्हें तोड़ा जाता है और हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी तोड़ा जाता है और उनको रिड्यूस किया जाता है। जैसे कि मेक्स यह है मेरा मान लो कैटलिस्ट का सरफेस, मेरे पास है एक एल्काइन। एल्काइन पहले इस कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्जॉर्ब होगी, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा। पुराना जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का ये ब्रेक होगा, एल्काइन का भी पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा और C और H के बीच में नए बॉन्ड बनेंगे। इस तरह से जो एल्काइन है वो हमारी एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, जिसमें जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होते हैं, पुराने बॉन्ड इसमें ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड इसके अंदर फॉर्म होते हैं आपके दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर H2PDC है ना, C यहाँ पर कार्बन है जो कि इनर्ट होता है, पैलेडियम जो है कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर एब्जॉर्ब कराई जाती है रिडक्शन के लिए। अब H2PDC के जो काम हैं वो क्या क्या हैं, तो H2PDC बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये किन किन को करता है और किन किन को छोड़ देता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, वरना कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अगर हमें पता ना हो कि H2PDC किन फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है और किन को छोड़ता है। तो किन को ये करता है उसमें ध्यान रखिए, एल्कीन्स को ये रिड्यूस करेगा, एल्काइंस को ये रिड्यूस करेगा, नाइट्रो को ये रिड्यूस करेगा, NO2 को NH2 बना देगा, साइनाइड को ये करेगा, इमीन को ये करेगा, बेंजाइलिक्स CX बॉन्ड, X यहाँ पर कोई भी हेटेरोएटम है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजेंस, उसके बॉन्ड को तोड़ देता है, मतलब इसको हम हाइड्रोजिनोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, और जो किस किस को नहीं करता है, ये रेजोनेंस वालों को तो टच नहीं करेगा। रेजोनेंस मतलब एस्टर, अमाइड, हाँ NO2 को आप इससे अलग रखिएगा, NO2 में भी रेजोनेंस है पर NO2 को ये कर देता है। NO2 को तो बहुत ही पसंद करते हैं कैटलिस्ट जो होते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा NO2 पे सावधान रहिए कि NO2 को रेजोनेंस वाली कैटेगरी मत लाइए यहाँ पर। बाकी इसके अलावा जो रेजोनेंस वाले हैं जैसे कि अमाइड है, एस्टर्स है, एसिड्स हैं, एनहाइड्राइड्स हैं, इन पर ये हमला नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप जैसे कीटोन है, एल्डिहाइड है, इनको भी देखता नहीं है ये। ठीक है, बेंजीन को भी ये रिड्यूस नहीं करता है ना, बेंजीन को भी नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो H2PDC या PD की जगह पे आप PT भी यूज़ कर सकते हो, है ना, PD और PT दोनों यूज़ किया जा सकते हैं, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम सा ही है। ठीक है, बस हाँ साइक्लोहेक्सेन्स और डेकेलेंस के अंदर थोड़ा सा इसका डिफरेंस है, वो मैं बता दूंगा, पर मेनली नॉर्मल जो आपके कंपाउंड्स हैं उनके अंदर तो आप यही काम, दोनों सेम काम करेंगे। ठीक है, NO2, साइनाइड, इमीन, बेंजाइलिक CX, एल्काइन, एल्किन और RCOCl, इनको ये रिड्यूस करना पसंद करता है। ठीक है, किन को नहीं करेगा, बेंजीन और इधर एस्टर में रेजोनेंस हो रहा है, कीटोन को नहीं करेगा, एल्डिहाइड को भी नहीं करेगा, एसिड में भी रेजोनेंस हो रहा है, अमाइड में भी रेजोनेंस हो रहा है, इनको भी ये टच नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसको करेगा और किसको नहीं करेगा। ठीक है, बाकी इनके अंदर भी ये ऐसा कुछ नहीं है कि भेदभाव करता है ना, इसको अगर ऐसे डबल बॉन्ड मिल गया, वहां पर NO2 मिल गया, दोनों को कर डालेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं एक को करेगा एक को छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेंजाइलिक CX मिल गया तो उसे भी कर देगा, रास्ते में एल्किन मिली तो उसे भी कर देगा, NO2 मिलेगा तो उसे भी कर देगा, मतलब इनके अंदर कोई इसकी कीमोसिल एक्टिविटी नहीं है, जो रास्ते में आता है वो इसकी लपेटे में आके रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, हाँ नीचे वाले को ये देखना पसंद नहीं करता, उनको टच नहीं करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये तो था हमारा H2PDC के बारे में बात। हाँ PT के बारे में भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं, तो PD और PT का काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम, एक और रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा Ni और H2, इसको हम निकल हाइड्रोजन कैटलिस्ट कहते हैं। NiH2 जो होता है इसमें बड़ा डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर और प्रेशर कैसा रखा हुआ है। अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर अच्छा खासा है तो निकिल जो है वो बेंजीन तक को रिड्यूस कर देता है। बेंजीन को रिड्यूस करना आसान नहीं है क्योंकि बेंजीन में चल रहा है करंट, पर अगर प्रेशर और टेम्परेचर हाई रखा आपने तो उसका कॉन्जुगेशन भी रुक जाएगा और उसका रिडक्शन हो जाएगा। हाँ, अगर हम निकिल का ही एक फॉर्म लें, उससे कहते हैं रानी निकिल, तो रानी निकिल जो होता है, अच्छा रानी निकिल से मुझे याद आया, मैं आपको बता देता हूँ, जो बेंजाइलिक CX बॉन्ड होते हैं ना, जैसे इसे कहते हैं बेंजाइलिक CX, X यहाँ पर कोई भी हीटेरोएटम हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, कोई भी हीटेरोएटम। इस बॉन्ड को रिड्यूस कौन कौन करता है, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो इसको एक तो H2PDC करेगा और इसको रानी निकिल कर देगी। इसको एक और रिड्यूसिंग एजेंट है निकिल बोराइड कहते हैं इसको, Ni2B, इसको बनाया जाता है NiCl2 और NaBH4 की रिएक्शन के साथ करवा के। ठीक है,
तो ये भी कर देगा। इसके अलावा लिथियम में लिक्विड अमोनिया, जिसे हम ब्रिज रिडक्शन कहते हैं, ये भी हाइड्रोजिनोलिसिस करता है। तो ये रीजन आपको क्लियर होने चाहिए, कौन कौन है जो हाइड्रोजिनोलिसिस करना पसंद करता है। ठीक, तो ये सब इसको तोड़ देंगे, बनाएंगे क्या, इसको अलग ही कर देंगे, है ना, और यहाँ पर बना देंगे टॉलिन। ठीक है, तो रन निकल, निकल पे बात आते हैं। निकल जो होता है, निकल का ही पाउडर्ड फॉर्म है रन निकल, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। निकल और हाइड्रोजन जो है वो एल्डिहाइड कीटोन को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कर देता है। ठीक है, इसके अलावा कीटोन एल्डिहाइड एल्काइन को कर देगा, एल्कीन को कर देगा, NO2 RCOCl, बेंजीन को करेगा, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। बेंजीन को तभी करेगा जब खाली बेंजीन होगी और प्रेशर और टेम्परेचर हाई होगा। नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन को ये रिड्यूस नहीं करता है। बाकी साइनाइड को कर देता है और ठीक है, इनको करता है ना, यही है। किनको ये नहीं करता है, रेजोनेंस वालों को ये नहीं करेगा। एस्टर, अमाइड, एसिड, इनको ये रिड्यूस नहीं करता है निकल हाइड्रोजन। तो ध्यान रखिएगा, इसको रेजोनेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, ये कीमोसेलेक्टिव भी है, ऐसा नहीं है जो आएगा सबको कर देगा। इनको ना, इनके अंदर भी एल्कीन एल्काइन को तो कर ही देता है, पर हाँ बेंजीन में थोड़ा ये देखता है कि बेंजीन को करना है कि नहीं करना है। बेंजीन के संग अगर कोई और ग्रुप है जिसको कर सकता है, एल्कीन वगैरह है, तो उसे कर देगा, बेंजीन को छोड़ देगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए, बेंजीन को तभी करता है जब बेंजीन अकेली हो, प्रेशर और टेम्परेचर काफी हाई रखा गया हो। नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन को रिड्यूस करना आसान नहीं है, चाहे आप कोई भी कैटलिस्ट यूज करो। ठीक है, अब है आपके पास एक है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट होता है RHCl PPS का अल्ट्राइज इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये विल्किंसन है, ये बड़ा ही स्पेसिफिक है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी क्या खासियत है, विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है ये एक तो सिर्फ एल्कीन को ही करता है, एल्कीन और एल्काइन के से ही मतलब है इसे, ये पोलर बॉन्ड्स को देखता तक नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है। ठीक है, पोलर बॉन्ड्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है। उसमें भी अगर 2 एल्कीन हुई तो ये कम भीड़ वाली को करेगा, 2 एल्कीन हुई तो ये कॉन्जुगेटेड हुई और एक नॉन कॉन्जुगेटेड हुई तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड को करेगा, कॉन्जुगेशन वाले को छोड़ देगा। सिस और ट्रांस हुई तो ये सिस को करेगा, ट्रांस को छोड़ देगा। बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही, इस वजह से बहुत अच्छा भी है, स्पेसिफिक है, तो इसलिए इसकी जो है मांग भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो विल्किंसन कैटलिस्ट का जो ऑर्डर है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसमें ये एल्कीन सबसे कम भीड़ वाली है, क्योंकि ये पीछे की तरफ बाइंड हो रखी है ना। 2 एल्कीन है, एक मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है और एक मेरे पास ओपन है, एक साइक्लिक है एक ओपन है। ओपन वाली में फिर भी स्टेरिक हिंडनेस हो सकती है, थोड़ी बहुत क्राउडिंग हो सकती है, लेकिन इसमें तो बंधी हुई है, तो बंधी हुई तो कम क्राउडिंग होगी, तो इसमें पहले हो जाएगा रिडक्शन, फिर इसका होगा। ट्रांस वाली में कहीं से भी आओ, नीचे से आओगे तब भी भीड़ मिलेगी, ऊपर से आओगे तब भी ये मिथाइल निकला हुआ है, तो ये थोड़ा पीछे होगा। इसमें और क्राउडिंग कर दी आपने, ये और खराब होगा। और मैं अगर ये ले लूँ तो ये सबसे खराब हो जाएगा। ठीक है, वो लिखा नहीं है, स्पेस नहीं था, इसलिए ये होता थी और पीछे आता। तो विल्किंसन को देखता है ये कि कहाँ पर सबसे कम भीड़ है। अगर बहुत सारी एल्कीन है, सबसे कम भीड़ वाले करेगा। अगर एक एल्कीन नॉर्मल है, एक कॉन्जुगेटेड है, तो नॉर्मल को कर देगा। और बाकी नॉन पोलर बॉन्ड्स को, कीटोन, इमीन, NO2, कोई मतलब नहीं है इसको बस एल्कीन से मतलब है। ठीक है, एल्कीन चाहिए, वो भी कम भीड़ वाली एल्कीन चाहिए। ठीक है, तब इसको रिड्यूस करेगा ये। तो विल्किंसन का काम ये है। विल्किंसन के बाद आपके पास है एक H2CuCrO4। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, प्रेशर तो हद से ज्यादा, इसकी पावर हो जाती है LiH4 जैसी। ठीक है, CuCr24 की इन द प्रेजेंस ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस और 258 में तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। ठीक है, 180 में तो हम ही रह रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। इतने प्रेशर में तो इसकी पावर, ये रेजोनेंस को भी कर देता है, मतलब अगर RCO2R आ जाए तो उसको भी RCH2H बना देगा ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब ये बेंजीन को कौन कौन करता है, ध्यान रखिएगा। बेंजीन की बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है हमारे पास। निकल, हाइड्रोजन, बेंजीन अकेली का मतलब कोई एल्कीन वगैरह ना हो साथ में, एल्कीन नाइट्रो वगैरह ना हो, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बहुत जरूरी। अगर वो नहीं है तो बेंजीन का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये बेंजीन को, अच्छा इसमें निकल H2 PTO2 भी करता है और H2RHAl2O3 भी करता है। पर एक ध्यान रखिएगा बात, ये कीमो सिलेक्टिव है, मतलब एक एल्कीन हुई और बेंजीन हुई तो ये बेंजीन को छोड़ देंगे, एल्कीन को कर देंगे। खाली बेंजीन हुई तो ये रिड्यूस कर देंगे बेंजीन को। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, खाली बेंजीन मिलती है तभी ये इसको रिड्यूस करते हैं। सामने एल्कीन हुई, एल्काइन हुई, नाइट्रो हुआ तो ये उनको रिड्यूस करना पहले पसंद करेंगे। ठीक है, हाँ एक ऑर्डर की बात करें कि हमें कीमो सिलेक्टिविटी दिखनी हो, पहले कौन रिड्यूस होगा बाद में कौन रिड्यूस होगा, तो आप एक जनरल ऑर्डर लिख सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो पहले रिड्यूस होते हैं, जैसे RCOCl है वो पहले जाएगा, सबसे फास्ट रिड्यूस होता है RCOCl, फिर RNO2 क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, फिर एल्काइन आएगी, एल्काइन में से H को हटा दीजिएगा, H की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा होगी बैलेंसिंग। ठीक है, तो एल्काइन आएगी, एल्काइन क्यों आएगी भाई पहले, क्योंकि एल्काइन में ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ज्यादा जल्दी हीट निकलेगी ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ज्यादा पाई बॉन्ड है। ठीक है, जल्दी खींचेंगे अपनी तरफ, मतलब कैटलिस्ट के ऊपर जल्दी एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जल्दी बाइंडिंग होगी इसमें। फिर इमीन आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद को इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, फिर एल्कीन आएगी, फिर बाद में ये सब पोलर बॉन्ड आ जाते हैं, एल्डिहाइड, साइनाइड और बेंजीन तो सबसे लास्ट में है ही, इसका तो रिडक्शन बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो ये एक जनरल ऑर्डर है, इसमें पहले कौन होगा बाद में कौन होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर तो होना ही चाहिए,
निकल और हाइड्रोजन के साथ खास तौर पे। बाकी RH, Al2O3, PtO2 ये बेंजीन को रिड्यूस कर देते हैं, बशर्ते यहाँ बेंजीन के संग कोई और एल्कीन या एल्काइन या NO2 न लग रहा हो, ठीक है। हाँ, कीटोन एल्डिहाइड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको, पर इसमें ये ध्यान रखना कि इनके संग टेम्परेचर प्रेशर को हाई रखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपके पास कोई साइक्लोपेंटेन है, डेकालिन्स है या साइक्लोहेक्सेन्स है, अगर उसमें कोई कारल कार्बन है, कारल कार्बन मौजूद है, तो पक्की बात है वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस बनेगा, मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसके एग्जांपल्स हम देख लेंगे। हाँ, एक चीज़ और भी है कि मान लो कुछ कैटलिस्ट होते हैं जिसमें मेटल्स, अब देखो रोडियम में भी मेटल है, इरिडियम मेटल है, PDPT मेटल होते ही हैं, निकल मेटल है, ये मेटल्स हैं। तो मेटल्स करते क्या हैं, अगर आपके पास कोई ग्रुप है, पोलर ग्रुप है, मान लो जैसे OH जैसा, और मैं मान लो लेता हूँ विल्किंसन ही लेता हूँ, तो विल्किंसन में जो रोडियम है ना वो इसे चिलेट करेगा, रोडियम से आगे चल के हाइड्रोजन लगेगा, पक्की बात है ना, ऑक्सीडेटिव एडिशन करके। अब ये OH आगे है तो रोडियम भी सीधी सी बात है आगे ही होगा, तो पक्की बात है हाइड्रोजन भी आगे रहे होंगे। तो अगर यहाँ कोई डबल बॉन्ड है तो जब हाइड्रोजन यहाँ सप्लाई होंगे इस डबल बॉन्ड पे, तो आप ध्यान रखिए जहाँ हीटेरो एटम है वहीं तो लगा हुआ है H, वहीं रोडियम लगा है, वहीं H लगा हुआ है, तो ये उसी फेज से देंगे। मतलब अगर OH आगे है तो H भी यहाँ आएंगे तो फ्रंट से ही आएंगे, जहां हीटेरो एटम होगा उसी फेज से यहां पर रिडक्शन होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले H2PtCl6 और NaBH4, तो वो ये यहाँ पर PT का ही PT कैटलिस्ट है, तो PT कहाँ से देगा। अब ये देखो इस वाले ऐसे स्केलेटन में यहाँ पर क्या किया गया है, ये हिस्सा आगे निकला हुआ है स्टेरिक हिंडन द्वारा, भाई दो मिसाइल निकले हो ना यहाँ पर रिंग में, तो ये आगे है, तो मक्की बात है, या हाइड्रोजनेशन जो होगा वो कहाँ से होगा, बैक साइड से होगा, ये भी पीछे से आएगा, ये भी पीछे से आएगा, तो ये मिसाइल का निकला बोर्ड से बाहर की तरफ, देख लीजिए बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। नीचे वाले में निकल बोराइड बिल्कुल रानी निकल की तरह, ये भी हाइड्रोजनेशन करता ही है, साथ में C को रिड्यूस करता है, तो C को रिड्यूस कर दिया इसने, कीटोन वगैरह कोई करेगा नहीं, ठीक है। 1 atm प्रेशर है, नॉर्मल डाला हुआ कंडीशन में, ये गायब हो गया, ठीक है। निकल क्लोराइड देखो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड चला गया, यहाँ ये गया था डबल बॉन्ड चला गया। निकल बोराइड खास तौर पे डबल बॉन्ड के लिए ही होता है, ठीक है, जैसे रान निकल होता है। बाकी बेंजीन वगैरह को ये टच नहीं करेगा, मैंने बोला था बेंजीन को अकेली मिलेगी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा, कम से कम 50 से तो ऊपर ही हो प्रेशर, तब जाके आप सोच सकते हो कि बेंजीन जाएगी अब, ठीक है। नॉर्मल 1 atm से तो ऐसे कुछ नहीं होना, ठीक है, चाहे निकल ही क्यों ना पड़ा हो। पीडीसी अगर है तो देखो पीडीसी के अंदर 2 एल्किन है यहाँ पर, ठीक है, तो 2 एल्किन है, तो यहां पर इसको कम हीट वाली एल्किन ज्यादा पसंद आई है, ये वाली, ठीक है। PDC 1 इक्विवेलेंट डाला गया है इसमें, है ना, तो ये वाली एल्किन इसने रिड्यूस कर दी। अगर हम यहां पर डालते विल्किंसन कैटलिस्ट तब भी वो इसी को करता, विल्किंसन भी इसी को करता, ठीक है। यहां पर PDC डबल बॉन्ड चला गया, ये देखिए, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पर रिड्यूस हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड अच्छा किस फेज से आएगा, यहां पर एक ये बड़ी बात है कि यहां पर आगे से आएगा या पीछे से आएगा। तो CO2ET ये हीटेरो एटम है ना, यहां पर आगे निकला हुआ है, यहां पर तो आगे से ही H को सप्लाई किया है इसने, ठीक है। यहां पर हीटेरो एटम होगा उसी फेज से हाइड्रोजन आया है। यहां पर देखें तो CO2H, अब यहां पर ये 2 मिथाइल निकले हुए हैं, तो इसमें ऊपर से आना तो मुश्किल है, क्योंकि ऊपर से आपने क्राउडिंग की हुई ना, भाई ऊपर से कैसे आ जाओगे बताओ, ऊपर से आपने क्राउडिंग कर दी है, यहां पर भीड़ कर दी है, 2 मिसाइल निकाले हुए हैं, तो पीछे से आना पड़ेगा दोनों H को, देखो पीछे से आए हुए, ये भी पीछे से आया, ये भी पीछे से आया, ठीक है। तो ये बैक साइड से आएंगे तो H बाहर निकल आएगा, ठीक। तो अब ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों ही बैक साइड से यहाँ अप्रोच करेंगे, ठीक है, फ्रंट से नहीं आ सकते ये मजबूरी की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिथाइल से रोकेंगे। यहाँ पर भी H2PDC ये कौन सा जाएगा, डबल बॉन्ड जाएगा, बेंजीन को तो करता ही नहीं H2PDC, डबल बॉन्ड चला गया। PDC H2, यहाँ पर कोई हीटेरो एटम तो है नहीं, तो ध्यान रखिएगा PDC के केस में जब हीटेरो एटम है ही नहीं, तो PD और PT में जो चार्ज है ज्यादा वो PT का होता है, तो PT जल्दी बेंजीन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करता है। जब बेंजीन को या साइक्लोहेक्सीन को एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पर सिस होने के चांस ज्यादा हैं, क्यों, क्योंकि जब आपकी बाइंडिंग ज्यादा तेज होगी, अच्छी होगी, जैसे साइक्लोहेक्सीन है फॉर एग्जांपल, अगर ये अच्छी तरह से बाइंड कर जाएगा इसके सरफेस के ऊपर, तो पक्की बात है ये अगर बॉन्ड अच्छा होगा तो दोनों हाइड्रोजन को ऊपर से आना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से टाइट बॉन्ड बने हुए हैं, टाइटली बाइंड किया हुआ है इसने कैटलिस्ट के सरफेस पे, तो दोनों हाइड्रोजन को ऊपर से ही आना पड़ेगा, सेम साइड आना पड़ेगा। तो PT अगर साइक्लोहेक्सीन और डेकालिन्स में बात करें तो PD के केस में ट्रांस डेकालिन जो है वो बनती है, और PT के केस में चूंकि जेड ज्यादा है तो सिस डेकालिन बनती है, ठीक है। तो PD के केस में ट्रांस बनेगी, देखो ट्रांस बनी है, और PT का चार्ज ज्यादा है तो सिस बन गई है, ठीक है। इसमें इतना चार्ज ज्यादा नहीं होता ना इसका, तो यहाँ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है ये, है ना, ये मेजर बनाया है मैंने, बनेंगे तो दोनों ही मेजर प्रोडक्ट इनके ये है।
अगर हम H2PDC और विल्किंसन डालें या H2PDC डालें, सिंपल है, वो हीट्रो एटम OH आगे है तो आगे से फेंकेगा ये H को, आगे से फेंकेगा तो मिथाइल कहाँ चला गया, पीछे, H आगे से तो आया है अकॉर्डिंग टू हीट्रो एटम। ठीक है, COD में भी इरिडियम है, हीट्रो एटम है, PD में भी हीट्रो एटम है, विल्किंसन में रोडियम होता है, उसमें भी हीट्रो एटम होता है। ठीक है, मतलब वो मेटल होता है, PD मेटल, विल्किंसन वाला में रोडियम मेटल या इरिडियम मेटल या हीट्रो एटम, तो ये इससे चिलेट कर जाएगा ना और आगे से ही इसको सप्लाई करेगा हाइड्रोजन को। हाँ, अगर आप H2PDC में इथेनॉल डाल दोगे, इस सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल है। इथेनॉल करता क्या है, इथेनॉल यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है इसके साथ और इसको कर देगा क्राउडिंग। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ इथेनॉल क्या कर देगा, यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा, ऐसे कर देगा ना, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, आराम से हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो बहुत भारी हो गया। अब भीड़ कहाँ हो गई, अब भीड़ यहाँ हो गई। अब ये आगे वाला ग्रुप इतना क्राउडिंग हुआ तो H कहाँ से सप्लाई होगा, बैक साइड से, तो मिथाइल कहाँ निकलेगा, फ्रंट में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इथेनॉल सॉल्वेंट लोगे तो ऐसा होगा, सॉल्वेंट नहीं लोगे तो OH जहाँ आगे है तो आगे से देगा, मतलब पहले मेटल लग जाएगा इससे, कौन सा मेटल, PD, इरिडियम या रोडियम, और उसी फेज से हाइड्रोजन को सप्लाई कर देगा। तो मिथाइल तो देख लेना सॉल्वेंट क्या डाला हुआ है, इथेनॉल डाला हुआ है या कोई सॉल्वेंट डाला ही नहीं है, खाली मेटल डाल के छोड़ दिए, या फिर आप डाइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म भी यूज कर सकते हो सॉल्वेंट। ठीक है, जो चिलेट न करे, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग न करता हो। ठीक है, इसके बाद आए हम इसमें साइनाइड और प्रिडीन। तो H2PT साइनाइड का करेगा भाई, एरोमेटिक को तो टेस्ट नहीं करते हैं पहले, है ना, तो साइनाइड का अगर रिडक्शन कर दें, पहले तो नहीं करेगा कम से कम, ये बात तो पक्की है। तो होगा क्या, देखो H2PT यहाँ पर दो काम कर सकता है, साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड N, ऐसा बन सकता है। अच्छा, N जो है वो यहाँ है इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहां से इस तरीके से यहां पर बन गया, C डबल बॉन्ड N पे, N के लोन पे अटैक कर जाए। पहले इस डबल बॉन्ड का कर दो आप, इस बेंजीन को ही कर दो पूरे के पूरे का, चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मैं इसका बेंजीन का रिडक्शन कर दूं, बेंजीन अटैक कर जाए साइनाइड पे, N अटैक कर दिया साइनाइड पे, यहां बन गई इमीन, इंटरमोलकुलर अटैक वैसे ही फास्ट होते हैं, बन गई। अब इमीन का रिडक्शन हो जाए तो ये बन जाए अमीन, बन सकती है कि नहीं, इमीन का भी रिडक्शन हो गया। लो, अब एक कार्बन से दो हीट्रोएटम अनस्टेबल होते हैं तो इसकी फोर्स से ये निकल जाए तो ये बन जाएगी फिर से अमीन, N डबल बॉन्ड C, इसका रिडक्शन फिर से हो जाए। ठीक है, यहां पर आ जाए तो ये ऐसे तो बन जाएगा। ठीक है, दो रिंग बन जाएगी। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंट्रामोलकुलर अटैक हुआ है, पहले पिरिडीन गई है, मतलब पिरिडीन और साइनाइड दोनों चले गए, पिरिडीन के अटैक से फिर साइनाइड भी गया है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आपको जो पिरिडीन है उसको गायब कर दो, फिर पिरिडीन का अटैक साइनाइड पे करा दो, फिर साइनाइड का रिडक्शन कर दो। ठीक है, उसके बाद अमोनिया निकाल दो, उसका भी रिडक्शन कर दो। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है H2PDC। अगर H2PDC आप डाल रहे हो तो H2PDC तो NO2 तो और एल्किन किसी को भी नहीं छोड़ता, तो दोनों चले गए। देखो यहाँ पर विल्किंसन को सिर्फ और एल्किन पसंद है, वो भी कम भीड़ वाली, नॉन कॉन्जुगेटेड, वो ज़्यादा अच्छी लगती है उसे, वो भी सेस हो तो और अच्छी है। ठीक है, तो ये वाला डबल बॉन्ड चला जाएगा इसमें, देखो खाली NO2 ऐसे ही रह गया, है ना। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, आप सोच लो इसी बात को, लेफ्ट राइट करके एग्जाम में कभी पूछ सकता है ऐसे वो। ठीक है, विल्किंसन कैटेलिस्ट डाला तो आपका सिर्फ डबल बॉन्ड गया है, और H2PDC डाला तो NO2 भी गया और डबल बॉन्ड भी गया। ठीक है, H2PDC बेंजाइलिक CX बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, ये देखो बेंजाइलिक CX गया, बेंजीन को तो ये करता नहीं है H2PDC, तो उसकी बात करना बेकार है। PTO2 हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में ध्यान रखना, बेंजीन को रिड्यूस कर देता है ऊपर वाले केस में। ठीक है, यहाँ पर मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी रिड्यूस कर देता है, इसमें साइनाइड भी रिड्यूस हो गया और प्रिडिन भी रिड्यूस हो गई है। हाँ, अगर आप रोडियम Al2 डालोगे तो यहाँ देखो बेंजीन चली गई, बेंजीन चली गई नहीं, तो करता है ना ये RHAl2 बेंजीन को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर ये भी लेफ्ट राइट करके आ सकता है, H2PDC ने बेंजाइलिक CX बॉन्ड तोड़ा है, वहाँ H लग गया, और यहाँ पर इसने रोडियम Al2O3 ने बेंजीन रिड्यूस कर दिया। इसे कहते हैं हम लेंडार कैटलिस्ट, रोजनमून रिडक्शन भी नाम से बुलाया जाता है इसको। इसमें हम यूज करते हैं एल्काइन को बनाते हैं सिस एल्कीन, एल्काइन से बनती है सिस एल्कीन, और अगर ब्रिज रिडक्शन लेते हैं तो उसमें बनती है ट्रांस एल्कीन। तो इसमें जो हमने यूज किया है कैटलिस्ट, उसका नाम है H2PD BSO4 यूज करते हैं यहाँ पर एज ए कैटलिटिक पॉइजन, ताकि ये इस एल्कीन को एल्कीन बनने से रोके, वरना ये एल्कीन बन सकती है आगे, तो ये यहाँ पर पॉइजन है। कई बार इसकी जगह पे हम ये भी यूज करते हैं H2PD कैल्शियम कार्बोनेट के संग यूज करते हैं क्विनोलिन। जो क्विनोलिन होती है वो पॉइजन होती है ना, उसका सरफेस एरिया काफी कम होता है, वो रोकता है इसको ना आगे जाने से। ठीक है, तो वो पॉइजन डालते हैं, यहाँ पर पॉइजन बेरियम सल्फेट है जो इसको आगे जाने से एल्केन बनने से रोकेगा।
ठीक है, तो हम इस तरह से पीडी का यूज़ एल्काइन से सिस एल्कीन बनाने के लिए कर सकते हैं रोजनमूड रिडक्शन के नाम से। पर ध्यान रखिएगा इसमें बेरियम सल्फेट या क्विनोनिल का डालना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो रिएक्शन एल्कीन तक चली जाएगी। पीटी की क्या है, पीटी को एल्कीन तो पसंद है ही, एल्कीन तो एल्कीन बनाएगा ही, ये प्रोपैरगिलिक OH को भी तोड़ता है। प्रोपैरगिलिक OH होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ OH लग रहा हो तो इसको भी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये देख रहे हो ना फ्री रेडिकल इसका स्टेबल है, ठीक है, चाहे कैटायन हो एनायन हो फ्री रेडिकल सब स्टेबल होता है इसका, इसको भी तोड़ देता है। तो इसमें ये देखो ये प्रोपैरगिलिक है, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, ये प्रोपैरगिलिक नहीं है, ये रह जाएगा, ये रह गया, ठीक है, दोनों ही चले गए। H2PDC पीटी और पीडी में पीटी का चार्ज ज्यादा है, तो पीटी जो होता है आपका हमेशा सिस वाला कंपाउंड बनाएगा मेजर, और जो पीटी होता है पीडी जो होता है वो ट्रांस वाला मेजर बनाएगा, ठीक है। तो चूंकि यहां पर आपने पीडी लिया है तो ट्रांस मेजर है, पीटी का चार्ज ज्यादा होता है तो सिस मेजर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी अगर हम एल्कीन ले रहे हैं तो एल्कीन में H2PD डालें तो सिन एडिशन, क्योंकि सेम साइड आ रहे हैं ना दोनों हाइड्रोजन, एल्कीन में सिन एडिशन करेंगे हम, तो जब सेम साइड आएंगे तो आप सेम साइड में देख सकते हो यहां पर ये है मेरे पास दोनों फिनाइल है, ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। दोनों फिनाइल जो है वो कैसे हैं, इसके अंदर ट्रांस है, एक आगे कर दो दूसरे फिनाइल को पीछे कर दो, आगे पीछे एमी भी ट्रांस है, एमी पीछे कर दो, एक में एमी आगे कर दो, ठीक है, इस तरीके से बना रखा है तुमने, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो और हाइड्रोजन को आप इसमें जोड़ दो, सिन जोड़ना है, या वो एक काम कर सकते हो, हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप किस फॉर्म में इसको लिखना चाहते हो। एमी और पीए दोनों सेम साइड है, एमी और पीएच सिस फॉर्म में लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, एमी और पीए सेम साइड है, और ये पीएच और एमी सेम साइड है, ये पीएच और एमी सेम साइड है, पीएच एंड एमी सेम साइड है, और आएंगे कौन, हाइड्रोजन भी सेम साइड ही तो आएंगे, ये दोनों सेम साइड आएंगे। क्या मैं इसे काट सकता हूँ बीच में, बिल्कुल नहीं काट सकता, इसे क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो जब काट ही नहीं सकते तो क्या हुआ, ये हुआ DL प्लस माइनस, है ना, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कट नहीं सकता, ठीक है, प्लस माइनस। नीचे वाले को बनाएं अगर हम, तो नीचे वाले में देखो कैसे बनेगा, यहाँ दोनों मिथाइल सेम साइड है, सेम साइड बना दो, दोनों फिनाइल सेम साइड है, पीछे किसी को भी आगे आगे पीछे भी कर सकते हो आप, ठीक है, सेम साइड बना दो, तो फिनाइल को पीछे लिख दो या फिनाइल को आगे लिख दो, पर रखना सेम साइड ही, H और S सेम साइड जुड़ेंगे, सिन जुड़ेंगे, इसे काट सकता हूँ मैं देखो, और ये 2 कार्बन सेंटर है, 2 कार्बन सेंटर के बीच से प्लेन मिलता है तो आप इसे क्या बोलते हो, आप इसे मीजो बोलते हो, और मीजो कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इसलिए ये मीजो है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पूछ सकता है वो, है ना, कि बताओ इसके अंदर अगर आपने H2PD डाला तो क्या कंपाउंड बनेगा, मीजो बनेगा कि DL बनेगा। इसके बाद ये है, इसे कहते हैं CBZ, इतने हिस्से का नाम है CBZ, कार्बोक्सिलिक बेंजाइलिक। तो H2PDC जो होता है वो बेंजाइलिक बॉन्ड तो तोड़ता ही, उसे तो तोड़ेगा ही, H2PDC बेंजाइलिक CX को तोड़ता है, हाँ ये काम तो है, इसे तो तोड़ेगा ही। लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर बेंजाइलिक CX के बगल में ही एक CO2 गैस है जो इवॉल्व हो सकती है, पर जब CO2 निकालो तो ध्यान रखना जो तोड़ने के बाद जो रिमेनिंग यूनिट है वो हिट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे जब बेंजाइलिक CX तोड़ूंगा तो मैं CO2 निकाल रहा हूं तो नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो किस पे आ रहा है, वो N पे आ रहा है। N इस नेगेटिव चार्ज को बियर कर सकता है, O इस नेगेटिव चार्ज को बियर कर सकता है, लेकिन कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता। तो यहाँ O या R हुआ तो ये उड़ जाएगी CO2, पर यहाँ कार्बन हुआ तो ये नहीं उड़ेगी। तो आप यहाँ से CO2 को उड़ा दो, बेंजाइलिक तो ये चला ही गया, टोलिन तो ये बनी गई, CO2 भी उड़ गई और साथ में RNH2 बन जाएगा ये, ठीक है। ये जो हमने लिखा है ये एक्चुअली में RNHCBZ है ना, तो ये CO2 भी चली जाएगी। यहाँ क्यों गई, क्योंकि यहाँ N था, ठीक है, यहाँ पर N होता है तो N की वजह से गई है और कोई रीजन नहीं है। एक तरीके से जब ये जाती है तो हम ये सोच सकते हो कि ये कुछ ऐसे जाती है, इसका जाने का होता है। बेंजाइलिक C+ है तो ये इस C+ में टूटता है, PHCH2+, ये O- ये ऐसे छोड़ के जाती है तो N पे नेगेटिव आता है। जब N पे नेगेटिव आएगा तो वो बियर कर लेगा, O भी अब नेगेटिव चार्ज को बियर कर लेता है। कार्बन नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर नहीं रह सकता, तो कार्बन में आप उड़ा मत देना CO2 को, वहाँ तो सिर्फ बेंजाइलिक CX को छोड़ देना। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान रखना, यहाँ पर अपना इथिलीन डाइमीन ले लो, ठीक है, और 5 एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन का प्रेशर लो, तो ऐसे केस में आपकी जिसकी पावर है कम हो जाती है, और कम होने की वजह से CBZ बच जाता है। इसमें CBZ को टच नहीं किया इसने, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इथिलीन डाइमीन लेना पड़ेगा और जो प्रेशर है वो 5 atm तक कंट्रोल करना पड़ेगा। दो चीजें रखनी पड़ेगी, तभी आपको बस ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ है, बाकी CBZ बच गया। पर अगर आपने इथिलीन डाइमीन नहीं डाला, H2PDC खाली डाल दिया, तो समझो ये भी जाता और ये भी जाएगा, CBZ भी NH बन जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने अभी बताई कि अगर इसमें कहीं भी एक कार्बन कायरल हुआ तो आपका प्रोडक्ट हमेशा ट्रांस बनेगा। देखो साइक्लोहेक्सेन में लिखवाया ना, साइक्लोहेक्सेन में डेकेलेन में ट्रांस है। एक कार्बन भी कायरल हुआ तो प्रोडक्ट हमेशा ट्रांस है। देखो ये वाला ग्रुप ट्रांस है ना, ट्रांस बनेगा।
कोई भी आदमी देखो यहाँ पर साइक्लोपेंटेन में कायरल है, ये वाला पीछे तो ये वाला बाहरी वाला आगे ही तो होगा, ट्रांस है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इनके अंदर ट्रांस ही बनना, चाहे निकल लो, चाहे हाइड्रोजन लो, चाहे पीडी लो, इनमें तो प्रोडक्ट ट्रांस ही होना है, इसमें और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ थे कंपाउंड्स जो कैटालिटिक रिडक्शन से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कुछ नए रिएजेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू।